नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 10 जनवरी 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह पहला कथन है कि चीन और जापान के बाद भारत बैंक में तीसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। तो यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। दूसरा कथन है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने भारत में वित्तीय परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिसमें बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना, गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना और मुंबई शहरी परिवहन परियोजना का चरण 3 शामिल है। तो यह कथन एकदम सत्य है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है, यह भी कथन सत्य है। जनवरी 2016 में इसका संचालन शुरू हुआ था, यह भी कथन एकदम सत्य है। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 104 सदस्य हैं। अतः उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो उत्तर हो गया बी। तो इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है। तो हमारे देश के आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बीजिंग स्थित एआईआईबी में शामिल हुए। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को तो बीजिंग में इन्हें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो भारत चीन के बाद सबसे बड़ा वोटिंग शेयर है या शेयर धारक है। उसकी अगुवाई चीन के वित्त राज्य मंत्री यानी इसके जो चेयरमैन हैं जिन लिक्विन हैं, और 58 साल के पटेल एआईआईबी के 5 उपाध्यक्षों में से एक होंगे। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। वे मौजूदा समय में उपाध्यक्ष डीजे पांडियन की जगह लेंगे। और पटेल इससे पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री के साथ कई दूसरे संस्थानों में कार्य भी किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चीन इसका सबसे बड़ा शेयर धारक है। उसके बाद भारत का स्थान आता है। अमेरिका और जापान इसके 104 सदस्यों में से नहीं है। तो एआईआईबी ने भारत में 6.7 अरब डॉलर की 28 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा एआईआईबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत को कोरोना वैक्सीन को खरीदने के लिए 2 अरब डॉलर का लोन दे रहा है। 2 अरब डॉलर के लोन में से मनीला में आधारित एडीबी ने 1.5 अरब डॉलर देने की उम्मीद है और एआईआईबी 500 मिलियन डॉलर उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। इसी तरह से एआईआईबी ने हाल ही में चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम के विस्तार के लिए 356.67 मिलियन डॉलर का लोन दिया था। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत के संदर्भ में यह नौसेना के सेवा मुक्त पहले विमान वाहक के नाम पर पोत का नाम विक्रांत रखा गया है। अब यहां पर देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, यह हमें ढूंढना है। तो ये तो सत्य है। दूसरा है, जहाज का आदर्श वाक्य जय मां सम युधि स्पर्धा है, जो अथर्ववेद से लिया गया है और जिसका अर्थ है मैं उन लोगों को हराता हूं जो मेरे खिलाफ हैं। तो यहां पर यह आदर्श वाक्य तो ठीक है, लेकिन यह अथर्ववेद से नहीं लिया गया है, बल्कि यह ऋग्वेद से लिया गया है। अतः यह सत्य नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? बी होगा। यह एक साथ 30 विमानों को ले जाने में सक्षम है, यह भी सही है। कमीशन के बाद नया आईएनएस विक्रांत भारत के तटों की रक्षा करने वाला चौथा विमान वाहक पोत होगा, यह भी कथन सत्य है। तो इसमें सत्य नहीं है, तो वो है बी होगा। तो यह प्रश्न द हिंदू समाचार पत्र से लिया गया है। यानी परीक्षण के लिए फिर समुद्र में उतरा देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट। तो आईएनएस विक्रांत पहला ऐसा विमान वाहक पोत है जिसे भारत में बनाया जा रहा है और विक्रांत नाम का अर्थ ही है साहसी, और जिसका आदर्श वाक्य जय मां सम युधि स्पर्धा है, जिसे ऋग्वेद से लिया
गया है। तो स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत, भारत के प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत से अगस्त में बेड़े में शामिल होने से पहले गहरे समुद्र में जटिल युद्धाभ्यास के लिए रविवार को एक और परीक्षण किया है। तो इस तरह से भारत में बनने वाला यह सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्ध पोत होगा और इस युद्धपोत का निर्माण 23,000 करोड़ की लागत से किया गया है। इसके निर्माण ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास अत्याधुनिक विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। तो विशाखापट्टनम स्थित, विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो स्थित डीआरडीओ सुविधा केंद्र नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के कई वैज्ञानिक विक्रांत के तीसरे चरण के समुद्री परीक्षण की निगरानी कर रहे हैं। यह युद्धपोत लड़ाकू जेट मिग-29 के कामो 31 हेलीकॉप्टर MS-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर संचालित करेगा। इसमें 2300 से अधिक कंपार्टमेंट हैं जिन्हें लगभग 1700 लोगों के दल के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें महिला अधिकारियों को समायोजित करने के लिए एक विशेष केबिन भी शामिल है। तो युद्धपोत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के चीन के बढ़ते प्रयासों को देखते हुए भारतीय नौसेना अपनी समग्र क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आदि शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आदि शंकराचार्य, उन्हें 33 वर्ष की अल्पायु में केदार तीर्थ में समाधि ग्रहण की थी। यह कथन यहाँ पर असत्य हो जाता, चूंकि वह 32 वर्ष की अवस्था में केदारनाथ में, केदार तीर्थ में उन्होंने समाधि ग्रहण की थी। तो यह कथन असत्य हो जाता है। दूसरा, वे शिव भक्त थे, यह भी कथन सत्य है। उन्होंने अद्वैत वाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यह कथन एकदम सत्य है। अतः उत्तर 2 और 3 यानी बी सही होगा। तो यह इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की संभावना है। तो राष्ट्रीय पुरावशेष प्राधिकरण के प्रमुख तरुण विजय ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से राज्य में आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित करने के संबंध में मुलाकात की और राज्यपाल ने उन्हें पूरा सहयोग प्रदान करने के लिए कहा। तो राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नामित किया जाता है तो केंद्र सरकार को स्थल को संरक्षित बढ़ावा देने के लिए अधिकृत करता है, जिसे महान ऐतिहासिक महत्व के रूप में माना जा सकता है। तो इस तरह से जैसे कि पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा निर्धारित किया गया है, वर्तमान में राष्ट्रीय महत्व के लगभग 3600 स्मारक ASI द्वारा संरक्षित हैं। तो आदि शंकराचार्य 788 से 820 ईस्वी अपनी जन्म स्थान यानी केरल में उनका जन्म हुआ था, कालड़ी में। वह पैदल चलकर बद्री, केदार जैसे दुरूह हिमालय क्षेत्र तक पहुंचे थे और उन्होंने इस तरह आदि शंकराचार्य ने भारत भ्रमण कर इन मठों की स्थापना की। तो महज 6 वर्ष की आयु में ही वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण शंकर ने संन्यास की राह चुनी और 32 वर्ष की अल्पायु में समाधिस्थ होने तक भारत के कोने कोने वह भ्रमण किए हुए थे। तो इस तरह से उन्हें अद्वैत का प्रवर्तक माना जाता है। उनका कहना था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, अज्ञानतावश हमें दोनों भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। तो उनके ये 4 मठ हैं। वेदांत मठ यानी चारों दिशाओं में कह सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, उत्तर, पूर्व, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे वेदांत मठ, यह दक्षिण भारत में है वेदांत मठ। गोवर्धन मठ यह जगन्नाथपुरी यानी पूर्वी भारत में स्थित है। इसी तरह शारदा या कालिका मठ द्वारिकाधीश, ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और ज्योतिपीठ जिसे बद्रिकाश्रम भी कहा जाता है, उत्तरी भारत यानी बद्रीनाथ, उत्तराखंड। तो इस तरह से यह 4 पीठ का उन्होंने निर्माण किया था, स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं क्षय रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो लगभग 200 सदस्यों वाले माइकोबैक्टीरियासी परिवार से संबंधित है। दूसरा कथन है बेसिल कैलमेट ग्वेरिन यानी BCG वर्तमान में क्षय रोग की रोकथाम के लिए उपलब्ध एक मात्र
टीका है। तीसरा है बीसीजी कुछ भौगोलिक स्थानों पर अच्छा कार्य करता है, जबकि कुछ जगहों पर इतना प्रभावी नहीं होता। आमतौर पर कोई देश भूमध्य रेखा से जितना दूर होता है, बीसीजी की प्रभावकारिता उस देश के लिए उतनी ही अधिक होती है। तो यह तीनों कथनों में उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो उपरोक्त में यानी उपरोक्त तीनों सही है। यानी क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम पहला कथन सही है, बेसिल कैलमेट ग्वेरिन जिसे बीसीजी कहते हैं ये भी सही है, और तीसरा भी सही, अतः उत्तर डी होगा। तो यह द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई ये खबर है, द निग्लेक्टेड क्राइसिस। तो इसमें यही कहा गया है कि महामारी ने टीबी कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा किया है। क्योंकि इस कोविड नामक इस महामारी में यह सब कार्यक्रम उपेक्षित हो गए हैं। अगर हम टीबी मुक्त भारत चाहते हैं तो अब इसे पटरी पर लाना होगा। टीबी समन रणनीति के प्रभावी होने के लिए लोगों में बीमारी के बारे में जागरूकता के स्तर को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। तो डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार मामलों की अधिसूचना में 18% की गिरावट शायद वैश्विक तपेदिक कार्यक्रमों पर महामारी के प्रभाव को सबसे बड़ा संकेतक है। तो यह कह सकते हैं कि हो सकता है कि कोविड-19 महामारी के कारण इस पर ध्यान कम दिया गया। तो इस तरह से भारत ने अधिसूचनाओं में पर्याप्त गिरावट दर्ज की। 2019 में 24 लाख मामलों की तुलना में 2020 में 18 लाख तपेदिक के मामले हैं। तो इसी तरह से इंडिया टीबी रिपोर्ट ने 2020 में लगभग 17.9 करोड़ लोगों की जांच की, जिसमें 52,000 से अधिक टीबी मामलों की पहचान की गई। तो भारत वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले, जो वैश्विक लक्ष्य है वो 2030 तक टीबी मुक्त करना है, लेकिन भारत 2025 तक जो है खत्म करने के मिशन मोड पर है। तो बीमारी से निपटने के लिए भारत ने बजट में 4 गुना वृद्धि की है। हालांकि महामारी ने बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा किया है, क्योंकि मानव और तकनीकी दोनों संसाधनों को कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए डाइवर्ट किया गया था। तो दोस्तों, इसे टीबी, तपेदिक या क्षय रोग भी कहा जाता है। तो यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो यह बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग है। याद रखेंगे, जीवाणु जनित रोग जो होते हैं उसमें जो जीवाणु के नाम होते हैं तो वह जुड़े रहते हैं। जैसे टीबी ट्यूबरकुलोसिस, जैसे टिटनेस है तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, याद हो जाएगा। इस तरह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है, और यह हवा में उन व्यक्तियों द्वारा फैलाए जाते हैं जिनके शरीर में पहले से ही टीबी के बैक्टीरिया हैं। और टीबी शरीर के अन्य भागों में भी हो सकता है। ज़्यादातर इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। तो इसके लक्षणों में लगातार 3 हफ्ते से ज़्यादा निरंतर कफ वाली खांसी होना, थकान, वजन घटना, ब्लड का आना, तो इस तरह से यही सब लक्षण होते हैं। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न की ओर। 2019 में आया हुआ है, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ क्या शामिल होता है? केवल परिवहन लागत शामिल होता है, केवल ब्याज लागत शामिल होता है, या प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत शामिल होता है, या प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार? तो इसमें उत्तर सी होगा। तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत किसानों को भुगतान किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस के साथ साथ खरीद संबंधी आनुषंगिक व्यय और वितरण लाभ का कुल योग है। और यह आर्थिक लागत के 3 मुख्य घटक हैं: खरीद लागत, खरीद मूल्य और वितरण लागत। तो इस तरह से भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम है। तो भारतीय खाद्य निगम एक सांविधिक निकाय है, जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में स्थापित किया गया था। देश में भीषण अन्न संकट, विशेष रूप से गेहूं के अभाव के चलते इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य कार्य है खाद्यान्न एवं अन्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम, द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम।
तो तेजस की संकल्पना वर्ष 1984 में की गई थी। जनवरी 2001 में एलसीए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन की पहली उड़ान के बाद स्वदेशी सिंगल इंजन 4.5 पीढ़ी के मल्टी रोल फाइटर जेट को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा तेजस नाम दिया गया था। और मई 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मंच की परिपक्वता के साथ साथ बार बार देरी और लागत में वृद्धि के बावजूद समग्र विकास कार्यक्रम के मामले में एक लंबा सफर तय किया। अब तक विभिन्न विन्यासों के 123 एलसीए विमान ऑर्डर पर हैं। तो इस तरह से पहली उड़ान के 2 दशक बाद फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने आईएएफ को 83 एलसीए MK-1A की आपूर्ति के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें 73 एलसीए तेजस MK-1A लड़ाकू विमान है और 10 एलसीए MK-1 ट्रेनर विमान शामिल हैं, जिसकी लागत 45,696 करोड़ है। साथ ही 1202 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे के डिजाइन और विकास शामिल हैं। तो इस तरह से एलसीए विकास कार्यक्रम की लागत क्या है? तो सरकार ने मूल रूप से 2 प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकर्ताओं को डिजाइन और विकसित करने के लिए पैमाने पर इंजीनियरिंग विकास चरण 1 के लिए 2188 करोड़ और FSED चरण 2 कार्यक्रम के लिए 5,777.56 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। तो समग्र परियोजना लागत पर सरकार ने मार्च 2020 में संसद को बताया कि स्वदेशी एलसीए और कावेरी जेट इंजन, जो कि अब स्थगित है, विकास कार्यक्रमों पर अब तक कुल 11,096 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आगे की राह क्या है? तो रक्षा मंत्रालय के अनुबंध के अनुसार HAL को 2024 में भारतीय वायुसेना को पहले 3 MK-1A विमान और उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 16 विमान देने होंगे। एलसीए में स्वदेशी सामग्री वर्तमान में 52% है और HAL ने कहा है कि वह इसे 65% तक बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रहा है। तो एलसीए MK-2 एलसीए कार्यक्रम में नई प्रौद्योगिकियों, स्कैल्प, क्रिस्टल और स्पाइस 2000 जैसे भारी स्टैंड ऑफ हथियारों को ले जाने की क्षमता को विशेषता वाले एलसीए कार्यक्रम में महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि लाता है और यह एलसीए द्वारा 3500 किग्रा की तुलना में काफी अधिक पेलोड 6500 किलोग्राम ले जा सकता है। HAL दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया और एलसीए के देशों में अपने हेलीकॉप्टर और तेजस को आक्रामक रूप से यह आगे बढ़ा रहा है और मलेशिया ने तो खरीदा भी है। तो यह निर्यात करने की दिशा की ओर अग्रसर है और प्रत्येक एलसीए MK-1A जेट की कीमत 309 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। तो इस तरह से आगे की राह यही होगी और आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।